हाँ, फिर चल देखो नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, नए वाले बुक का है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि ये जो लाइफ है, ये लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, वेयर डज द लाइफ बिगिन। अब अर्थ जो है हमारा, अर्थ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन के आसपास में, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो बना था। ठीक है, कब? जब बिग बैंग हुआ था। ठीक है, बिग बैंग का मतलब क्या था कि एक बहुत ही छोटा सा एटम था जिसमें एक इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट मास सब कुछ था, और जब वो बर्स्ट हुआ, जब वो फटा, तो वहीं से पूरा का पूरा हमारे गैसेस, हमारा जितना भी चीज आज के टाइम में यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, वहीं से बनना शुरू हुआ। ठीक है, जो गैसेस वगैरह निकले वो धीरे धीरे कंडेंस होते गए, टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता गया, और वहीं से हमारे अलग अलग प्लैनेट्स, हमारी सारी चीजें बनी। और उन्हीं में से एक हमारा अर्थ आया, जो कि थर्ड नंबर पे आया सन से। और वो, इसका डिस्टेंस, इसका टेम्परेचर, इसकी सारी चीजें इतनी परफेक्ट थी कि यहाँ पे एक लाइफ फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये जो लाइफ यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ के साथ ही ये अर्थ बना। अर्थ भी पहले क्या था? गैसेस थे। ये गैसेस कंडेंस हुए, तो वहीं से अलग अलग तरह के सॉलिड्स, लिक्विड्स, ये सारी चीजें बनी। अब जो सबसे पहला लाइफ यहाँ पे अर्थ पे आया, वो कहाँ पे आया? तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट मानते हैं कि, ये तो सारे मानते हैं कि जो अर्थ लाइफ है सबसे पहला, वो वाटर में ही फॉर्म हुआ। ठीक है, सबसे पहला लाइफ जमीन पे नहीं आया, पानी में आया। ठीक, बट पानी में कहाँ पे? ओशंस में आया या फिर कहीं और आया? तो ये यहाँ पे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो सबसे पहला लाइफ वाटर में बना, वो ओशंस में नहीं बना, समुद्र में नहीं बना। वो कहाँ पे बना? तो एक छोटे से सैलो पूल्स में, जो छोटे छोटे सैलो पूल्स होते थे, वहां पे पहले बना। ठीक है, छोटे छोटे तालाब वगैरह टाइप के। यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस इतने रैपिडली, इतने जल्दी जल्दी चेंज होते थे कि एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर वहां पे बना, जिसकी वजह से लाइफ बन पाया। इसका एक एग्जांपल द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली। ठीक है, लद्दाख में एक जगह है पूगा वैली, वहां पे हॉट स्प्रिंग्स है। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी जहां से निकलती है। ठीक है, अंदर से, जमीन के अंदर से वहां पे पानी जो आता है, वो गर्म पानी आता है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ये। तो ये लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग है। इसको माना जाता है कि ये अर्थ जब 3.5 बिलियन ईयर्स वो अर्थ जैसा था ना, एग्जैक्टली वही रिजेंबल करता है, एग्जैक्टली अभी भी लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टडी करके इसके थ्रू बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो हमेशा हाई रहता है। ये हमेशा अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहता है, इवन इन कोल्डेस्ट टाइम्स। अगर तुम एकदम ठंडी के भी टाइम में चले जाओ, तो भी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहेगा। तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया रहते हैं, यहाँ पे मोस्टली सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, और उनको बोला जाता है थर्मोफाइल्स। ठीक है, यानी कि हीट लविंग बैक्टीरिया, हीट लविंग बैक्टीरिया। ठीक है, इनको थर्मोफाइल्स बोला जाता है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, लखनऊ में है ये। इन्होंने इसको स्टडी किया। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्टडी करने के बाद इनको पता चला कि इस हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, उसकी वजह से जो अर्ली अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां पे बने आए, उनको प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? उनको प्रोटेक्ट किया। क्यों प्रोटेक्ट किया? किस चीज से प्रोटेक्ट किया? तो प्रोटेक्ट किया उनको रेडिएशन से। ठीक है, अब ये अगर रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं होते, तो शायद लाइफ फॉर्म नहीं होता, वो मर जाते। लेकिन क्योंकि वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स हैं, उसने इनको रेडिएशन से बचाया, और इसी की वजह से वहां पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म हुआ, और वहीं पे पहला प्रोटेक्टिव लेयर इनका बना। पहला प्रोटेक्टिव लेयर या फिर पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो वो सबसे पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या बोला गया? सेल। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हें एक घर बनाना है। ठीक है, अब जब तुम एक घर बनाओगे, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि चारों साइड से बस ऐसे दीवार खड़ा कर दो, तुम्हारा घर बन गया। ठीक है, घर में क्या होता है? बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कहीं पे एक कमरा होता है, कहीं पे वॉशरूम होता है, कहीं पे किचन होता है, कहीं पे हॉल होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये सारी चीजें ऐसे डिवाइडेड होती हैं एक घर के अंदर।
लेकिन जब भी ये घर के अंदर ये सारी चीजें बनानी है, ये रूम बनाने हैं, ये सारी चीजें बनानी है, तो हम सबसे पहला चीज क्या करते हैं, हम सबसे पहले आउटर लेयर बनाते हैं। जब तक हम बाहर का दीवार खड़ा नहीं करेंगे, हम अंदर से पार्टीशंस नहीं कर सकते। सेम चीज हुआ सेल के साथ। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे पार्ट्स तब तक नहीं बन पाते जब तक इसको एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिलता। तो इसलिए ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या फिर आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना सेल, वो सबसे पहले कहाँ से बना, तो इनकी वजह से यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। बैक्टीरिया के पास इतनी क्षमता है कि वो सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स को भी झेल सकते हैं, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई चीज बॉयल कर रहा हो, या फिर -100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज एकदम फ्रीज हो चुका हो, बैक्टीरिया वो सारा कुछ झेल जाएगा, बशर्ते उस बैक्टीरिया को वो जो टेम्परेचर है वो बहुत स्लोली बढ़ना या घटना चाहिए। बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ना एडेप्टिव होता है, वो बहुत तेजी से अपने आप को एडेप्ट करता है। तो जैसे जैसे तुम बॉयल करते जाओगे, जैसे जैसे तुम चीजों को गर्म करते जाओगे, बैक्टीरिया अपने आप को एडेप्ट करता जाएगा। बट अगर तुम सडन तरीके से एकदम सडन वे में तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा, या फिर तुरंत ठंडा करके तुरंत गर्म कर दो, तो उसको वो नहीं झेल पाते, इसीलिए मर जाते हैं। इसीलिए दूध वगैरह जो हमारे पैकेट में मिल्क आते हैं, पास्चराइजेशन होता है। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले उस दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाएगा, बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है, बट उसको एकदम तुरंत ठंडा कर दिया जाएगा। अब ये जो सडन ड्रॉप आउट हुआ ना टेम्परेचर में, उसको बैक्टीरिया नहीं झेल पाएगा, तो उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल। सेल है क्या, ठीक है। तो सेल को अगर हम डिफाइन करें ना, तो सेल को हम बोलेंगे कि सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो है वो लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, कैसा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब इसको समझो कि अगर एक सेम, अगर तुम एक घर बना रहे हो, तो एक घर में, एक इतने बड़े घर को बनाने के लिए तुमने क्या चीज का यूज किया, बहुत सारी चीजों का यूज किया, लेकिन इस पे बेसिकली हम देखेंगे कि ब्रिक्स, इसके जो सबसे छोटे यूनिट है वो क्या है, ब्रिक्स है। ईंट को एक के ऊपर एक जब हम रखते गए, तो उससे एक हमारा वॉल बना, ठीक है। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो ब्रिक्स है। सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, वो हम इतने छोटे थे और इतने छोटे से हम इतने बड़े हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम गए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में मसल्स आए, जो हमारी बॉडी में बाकी चीजें बढ़ी, वो कहाँ से आई, ठीक है। तो बेसिकली हम भी सेल से बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स एक के ऊपर एक ऐड होते गए, तो हमारी बॉडी बनी, ठीक है। तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि सबसे जो छोटी इकाई, जैसे हाउस की जो सबसे छोटी यूनिट है वो ब्रिक है, वैसे ही हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल, ठीक है। तो इससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना। हाँ, फंक्शन क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें काम करती हैं, जैसे हमारी बॉडी में लंग काम करता है, हमारी बॉडी में हार्ट काम करता है। अब ये लंग जो है वो किससे बना है, तो लंग का भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, ठीक है। इसको जब हम देखेंगे कि एक सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिल करके बनाते हैं ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है हमारा ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से हमारी बनती है एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये जो सेल है, ये जब बहुत सारे 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल मिल करके सेम काम करते हैं, तो वो टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप बना लेते हैं कि चलो हम सब एक ही काम कर रहे हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है टिश्यू। फिर जब बहुत सारे टिश्यू एक ही तरह का काम करते हैं, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेन, ठीक है। फिर हर ऑर्गेन का कुछ ना कुछ काम है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, तो सारे ऑर्गेन्स को मिला करके हम बोल देते हैं ऑर्गेन सिस्टम, और इसी ऑर्गेन सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सेल जो है क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक चाहे छोटे से छोटा अमीबा ले लो, या फिर तुम एक लार्जेस्ट अभी जैसे वेल वेल ले लो, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेल से बने हैं। स्मॉलेस्ट में मतलब अमीबा बहुत ही छोटा होता है, सॉरी, अमीबा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है,
ये इतना छोटा होता है कि ये सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। और ये जो है वेल ये मल्टी सेल्यूलर है। तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल सेल्यूलर, ठीक है। और जो बहुत सारे सेल से बनते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो अमीबा जैसे हो गया सिंगल सेल्ड, और वेल हो गया मल्टी सेल्यूलर, ह्यूमंस हो गए मल्टी सेल्यूलर। तो सेल जो है इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और एक छोटे से छोटा जीव चाहे बड़े से बड़ा जितने भी लिविंग है सब के सब सेल से ही बने हुए हैं। हाँ, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है, सिंगल या डबल सेल से नहीं मतलब है, लार्जेस्ट सेल है। मतलब सेल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं मतलब समझ लो 0.01 माइक्रोमीटर के होते हैं, इतने छोटे, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो देखा जाता है ऑस्ट्रिच का एग। चलो नेक्स्ट है कि हाउ टू स्टडी सेल। अब हम सेल को स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो सेल को अगर समझना है तो सेल को समझने से पहले ऐसे समझो, सपोज करो कि तुमने एक पेपर लिया और उस पे 2 डॉट्स बनाए ऐसे, ठीक है। अब वहां से तुम्हें ये 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे पेपर लो, पेपर पे 2 डॉट बनाओ। ये जो 2 डॉट्स बनाए हैं इसको दोनों आंखों से देखते हुए धीरे धीरे अपने पास लेकर के जाओ, जितना नजदीक लेके जा सकते हो और नजदीक लेते जाओ। ये 2 मैंने डॉट्स बनाए, ठीक। अब मैं इसको धीरे धीरे उस दोनों को देखते 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 एकदम आंखों तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन दोनों को देखते देखते क्या होता है कि जब हम 2 डॉट्स को बना करके और जैसे जैसे पास ला करके देखेंगे ऐसे, वहां पे होगा क्या ना कि वो 2 डॉट्स धीरे धीरे एक बन जाएंगे, और फिर और पास आते आते हम फोकस लूज कर देंगे, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एक ह्यूमन आई देख सकता है वो है 0.1 mm, ठीक है, मिलीमीटर, या फिर हम इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबसे छोटी डिस्टेंस है जो कि एक ह्यूमन आई देख सकता है। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो हम आसानी से देख सकते हैं, इससे अगर नजदीक आया तो फिर हम नहीं देख पाएंगे। तो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अ ह्यूमन आई कैन सी इज 0.1 mm या फिर 25 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ह्यूमन आई कहां तक देख सकता है? तो वो किलोमीटर्स नहीं होता, वो इंफिनिटी होता है, क्योंकि हम आसमान तक देख सकते हैं, हमको तारे भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो इंफिनिटी होता है, लार्जेस्ट हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है, फारदेस्ट। लेकिन जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो हमारा 0.1 mm है, 25 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट जो होगा वो इंफिनिटी होगा, लेकिन जो स्मॉलेस्ट होगा वो 0.25 mm, 0.1 mm। अब अगर सेल्स इतने ही बड़े या फिर इसके बराबर होते, ठीक है, इसके बराबर या फिर इससे बड़े होते तो हम सेल्स को आसानी से देख लेते। लेकिन सेल क्या होते हैं कि 0.1 mm से वे लेसर, मतलब वे स्मॉलर होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने छोटे होते हैं? तो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे सेल्स को इसीलिए हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे इनको देखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि इनको, इनके विजुअल को मल्टीप्लाई करे, मैग्नीफाई करे, ठीक है, जूम कर सके। तो वहीं पे आया माइक्रोस्कोप। तो हमने माइक्रोस्कोप जब बनाया तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको आसानी से देखने लगे, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखने लगे तो सबसे पहले इसको किसने देखा और सबसे पहले इसको किसने, इसके बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले इंसान जो थे वो थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था। हाँ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक सेल्फ मेड इनका माइक्रोस्कोप था, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद से बनाया था और इसके अंदर इतना पावर था कि ये 200 to
300 टाइम्स किसी भी चीज को जूम कर सकता था। ठीक है, तो अब इससे वो देख सकते थे आसानी से। तो उस टाइम पे ना ये एक ओक ट्री था, ओक ट्री था, उसके फॉर्क को स्टडी कर रहे थे। जब ये स्टडी कर रहे थे तो वहां पे जब इन्होंने स्टडी करते करते जब इन्होंने वहां पे ध्यान से देखा तो इनको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, कंपार्टमेंट की तरह बना हुआ था। और हनी बी के जैसे वो होता है ना बी हाइव्स, वैसे ही ये कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। जब ये कंपार्टमेंट्स इन्होंने देखा तो इनको एक मोनेस्ट्री थी जहाँ पे जो वहाँ के रिलीजियस लोग होते हैं वो रहते हैं सेल की तरफ, तो वहां से इनके दिमाग में नाम आया सेल। ठीक है, और फिर ये सेल वैसे ही नाम आज तक चलता आ रहा है। बट इन्होंने जो सेल देखा था वो बेसिकली डेड सेल था। ठीक है, जिसमें सिर्फ वॉल्स थे। ठीक है, बाकी अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने देखा था, वो जो सबसे पहला सेल देखा गया वो डेड सेल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्स थे, बाकी कुछ नहीं था। इसके बाद से 1665 के बाद सीधे 1838 तक कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं हुई। तो 1838 में फिर नेक्स्ट मैथिया स्केल्डन आए, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। ठीक है, फिर यहीं से 1839 में थियोडोर स्वान आए, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने पढ़ के बताया कि प्लांट्स तो है ही बट एनिमल्स भी सेल से बने हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। फिर वो था 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ आए, इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब क्या था कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आएंगे। मतलब अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है और इसको अगर इतना बड़ा होना है तो इसके बॉडी में नए सेल्स आने चाहिए, तभी वो एक के ऊपर एक आते जाएंगे। तो ये जितने भी नए सेल्स आएंगे वो सारे के सारे ओल्ड सेल से निकल करके आएंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ओल्ड सेल डिवाइड होकर के नए नए सेल बनाता है। तो यही मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा सेल नए नए आते जाते हैं। तो जितने भी न्यू सेल्स आते हैं दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे इनके पे बेसिकली सेल थियरी कंप्लीट हो गई थी, इन्होंने सेल थियरी को ना कंप्लीट कर दिया था। फिर कुछ बाकी के जो डेवलपमेंट्स हुए वो क्या हुए, तो 1898 में कैमिलियो गोल्गी आए, इन्होंने गोल्गी एपेरेटस ढूंढा था, गोल्गी एपेरेटस के बारे में बताया। कहाँ से, तो बार्न आउल जो होता है उसके नर्व सेल से, वहां से उन्होंने गोल्गी के बारे में पता किया। पहले इसके बारे में नहीं पता चला क्योंकि माइक्रोस्कोप्स इतने बेटर नहीं थे, जब माइक्रोस्कोप्स और बेटर हुए तो इन्होंने बताया। और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई तो इसको वैलिडेट किया गया, इसको और अच्छे से जाना गया। फिर 1902 में गॉटलेब हर्बेंटलैंड आए, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने प्रपोज किया टोटीपोटेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लिविंग प्लांट सेल अगर है तो वो पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है। ठीक है, एक सिंगल लिविंग प्लांट सेल भी अगर है तो उससे पूरा का पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। ठीक है, वहीं से प्लांट टिश्यू कल्चर हमारा स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस तरह के होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके हमें दिखाता है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। तो दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे देखने में हेल्प करता है, तो विजिबल लाइट। ठीक है, जैसे अभी उजाला है तो ये लाइट का यूज करके वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। ठीक है, दूसरा ये कन्वेक्स लेंस का यूज करता है। ठीक है, जो बल्ब होते हैं वो वाले लेंसेज यूज करता है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, बड़ा दिखने लगता है। ये नॉर्मली हर जगह पे अवेलेबल होता है, स्कूल्स वगैरह में जो हमारे लेबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप होते हैं वो सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप ही होते हैं। फिर अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव लेंसेज आते हैं इसके। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे आता है, तो जैसे देखो टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इतना छोटा है तो ये कितना ज्यादा जूम होकर के दिखेगा, 10 गुना बड़ा होकर के दिखेगा या 100 गुना बड़ा होकर के दिखेगा या फिर 400 गुना बड़ा होकर दिखेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आई पीस और ऑब्जेक्टिव। ये अभी आगे बताऊंगा कि ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हैंडल वगैरह होते हैं, आई पीस होता है, तो सबका अलग अलग पार्ट का भी समझाऊंगा। तो अभी ये समझो कि ये जो आई पीस है
जिसे हम जहां से हम देख रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव मान लो कि 40 का है और आई पीस हमारा मान लो कि 10 का है, तो हमारा जो टोटल जूम होगा, जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, तो 400 का होगा। मतलब हम एक छोटे से डॉट को 400 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा। ये कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, तो ये अप टू 0.2 mm तक देख सकता है। मतलब नॉर्मली ये एक सेल हुआ, न्यूक्लियाई हुआ, ऑर्गेनल्स हुए, जो सेल के अलग अलग ऑर्गन्स, उनको ये देख सकता है। ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है, तो ये विजिबल लाइट का यूज नहीं करता, ये इस वाली लाइट का यूज नहीं करेगा जिससे कि हम अभी अभी हम विजिबल लाइट का यूज करके जैसे पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड देख पा रहे हैं, तो ये विजिबल लाइट का यूज कर रहे हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका बीम जाता है और उसके थ्रू ये देखने की उसके थ्रू ये चीजों को देख पाता है, मैग्नीफाई कर पाता है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके जो होते हैं ये अप टू 0.2 mm तक देख सकता है। ये बहुत फाइन डिटेल्स में जा सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटी चीजों को भी देख सकता है। इवन नैनोमीटर स्केल पे भी ये देख सकता है। नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक एक मीटर हम नॉर्मली देखेंगे तो कहां से कहां तक हुआ, यहां से मान लेते हैं यहां तक 1 मीटर हुआ। ठीक है। इस 1 मीटर को अगर हम 100 पार्ट्स में तोड़े तो 100 पार्ट इतना होगा। ठीक है। 1 पार्ट इतना होगा अगर हम 100 पार्ट्स में तोड़े तो। लेकिन अगर हम इसी 1 मीटर को बिलियंस ऑफ पार्ट्स में तोड़े तो उसका जो 1 बिलियन बनेगा, एक पार्ट बनेगा, वो 1 नैनोमीटर है। तो अब सोचो 1 मीटर का 1 बिलियन कितना छोटा हुआ। ठीक है। 1 मीटर का एक पार्ट ही 100 पार्ट में ही अगर तोड़े तो एक पार्ट इतना होगा, तो 1 बिलियन और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये 1 नैनोमीटर तक के साइज को देख सकता है। अब इसमें ये क्या क्या देख लेता है, तो राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, इंडिविजुअल वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, इन सबको ये देख सकता है। ये कहाँ पे यूज होता है, तो जो भी एडवांस्ड रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, जो जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट अच्छे से सब कुछ चीजें देख करके पता करके हमें बताते हैं, वहां पे ये यूज होती हैं। और ये मच मोर पावरफुल है देन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज को एक जैसे आइडिया लेने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, एक आइडिया लेने के लिए देखें, तो अगर हम सबसे छोटे पे जाएं तो वो है एटम। और नॉर्मली हम अपने में बड़े में देखें तो बड़ा हम एक मान लेते हैं ह्यूमन हाइट। तो एक ह्यूमन हाइट से लेकर के एक एटम के बीच में कैसे कैसे चीजें बढ़ती जाती हैं। तो एक एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 0.1 नैनोमीटर। ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटीन, उससे बड़ा होता है राइबोसोम, उससे बड़ा होता है वायरस, उससे बड़ा होता है बैक्टीरिया। दो टाइप के, एक छोटे स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, और एक नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। तो उससे बड़े स्मॉल बैक्टीरिया, उससे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उससे बड़ा ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस साइज के होते हैं। तो ये कितना बड़ा है, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूक्लियस, उससे थोड़ा सा बड़ा ज्यादातर प्लांट्स और सेल आते हैं जो 10 to 100 माइक्रोमीटर में आते हैं। तो अभी देखो सेल जो है वो भी हमें नहीं दिखता है, तो सोचो एटम कितना छोटा होगा, उसके प्रोटीन, राइबोसोम्स, वायरसेस, ये सब कितने छोटे होंगे। ठीक है। तो ये जो बीम ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इनको भी देख सकता है, वायरसेस को भी देख सकता है। तो ये बहुत फाइन डिटेल्स में देखता है। इससे जो सेल है प्लांट और एनिमल का और हमारा, इनसे थोड़े से बड़े होते हैं अमीबा के। ठीक है। अमीबा तो खैर सेल ही है, तो अमीबा। और इससे थोड़े से बड़े होते हैं फिश के एग, उससे थोड़े बड़े होते हैं चिकन के एग, और चिकन का एग तो इतना बड़ा हो गया। ठीक है। और फिर उससे बड़ा ह्यूमन हाइट। तब इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज धीरे धीरे छोटी वाली कितनी छोटी और बड़ी वाली कितने बड़े तक जा रही है। ठीक है। अब यहां से आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। एक सेल जो होता है कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट 3 इसके मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। बेसिकली सेल करता क्या है ना, कि सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सेल में होती हैं। अब हर एक सेल को परफॉर्म करना होगा। ठीक है। और हर एक सेल अलग अलग परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी लास्ट में तो सारे सेल मिलके एक ही बन रहे हैं, और सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो अगर एक टिश्यू को काम करना है तो उसके लिए जो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल मिल करके उन जिन्होंने टिश्यू को बनाया है, उन सारे सेल्स को एक साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि ये बोला गया कि 4 लोगों का ग्रुप है,
ये 4 लोगों का ग्रुप मिलके ये एक XYZ काम करेगा, ठीक है। अब इसमें से एक आदमी कुछ और अपना काम कर रहा है, एक आदमी कुछ और अपना काम कर रहा है अपने मन से, एक आदमी कुछ और कर रहा है, तो सब अपने मन से अपना अपना काम सिर्फ करते जाएंगे, तो क्या ये ग्रुप कभी इस काम को कंप्लीट कर पाएगा? नहीं करेगा। अगर इस ग्रुप को ये काम कंप्लीट करना है तो हर एक को एक साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर ये सारे टिश्यू, सारे सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बनाया है और टिश्यू का काम है ये करना, तो उस टिश्यू के काम करने के लिए इन सारे सेल्स को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जितने भी सेल्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से, एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वो इंटरेक्शन कहाँ पे होती है? तो उसके बाउंड्री पे होती है, ठीक है। कि दो सेल्स अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ पे करते हैं? तो ये बाउंड्री पे इंटरेक्ट करते हैं, कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज आएगा या जाएगा। तो इसके 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेट कीपर ऑफ द सेल, ठीक है। बेसिकली ये जो सेल है इसका जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अभी आगे फिर से पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स में थोड़ा सा एक लेयर और एक्स्ट्रा आ जाता है। अभी सिर्फ ये समझो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब में सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर है। और ये क्या करता है? सबसे बाहरी लेयर किसी भी चीज का क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीजों से अंदर की चीजों को, ठीक है। तो एक तो ये सेल को सेपरेट करता है, ठीक है। किससे सेपरेट करता है? तो इसके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। बाहर जो भी इन्वायरमेंट है उससे अंदर का अफेक्ट ना हो, और अंदर जो इन्वायरमेंट है उससे बाहर का अफेक्ट ना हो, दोनों अलग अलग सेपरेट रहे। उसके लिए बीच में एक वॉल चला दिया जिसको सेल वॉल या फिर सॉरी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। दूसरा, ये यूनिवर्सल है, मतलब अगर हम देखेंगे कि जो सेल वॉल है तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर आ जाता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक। बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल्स में भी होता है, ये प्लांट्स में भी होता है, ये बैक्टीरिया में भी होता है, ये फंगी में भी होता है, ये सब में मिलेगा, ठीक है। तो इट इज यूनिवर्सल। दूसरा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सबसे पहला कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल का मतलब इसके क्या हुआ कि सेमी का मतलब हाफ या फिर जितना नीडेड होगा, परमिएबल का मतलब परमिट करना कोई चीज आने या जाने को। तो अगर ये सेल है तो इसके अंदर या बाहर कितनी चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी और कितनी जाएंगी, ये परमिट करता है, कितना जितना जरूरत होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, ये बहुत ही थिन होता है, मतलब 7 to 10 नैनोमीटर थिन होता है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना है। इसके 2 बिल्डिंग मटेरियल हैं जिनसे ये मिलकर के बनता है, तो लिपिड्स और प्रोटीन, इन्हीं दोनों से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। प्लस ये फ्लेक्सिबल होता है शेप में, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है? स्पेशली एनिमल्स में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, प्लांट्स में भी फ्लेक्सिबल होता है, पर प्लांट्स में ऊपर से जो सेल वाल आ जाते हैं ना, उसकी वजह से वो रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, इसलिए जो प्लांट है वो सीधा ऐसे खड़ा रहता है, जल्दी मुड़ता नहीं है। बट एनिमल्स में ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स बहुत आसानी से, मैं अपनी हाथ ऐसे कर ले रहा हूँ, क्यों कर ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो सेल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वो आसानी से कैसे जैसे मैं चाहूँ वो वैसे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसी के बेसिस पे इसका आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? तो पहले समझो फ्लूइड को। अब क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड जो होता है वो है फैट, फैट के मॉलिक्यूल्स को लिपिड बोलते हैं। और प्रोटीन जो है वो एज अ गेट कीपर काम करता है, एज अ कस्टम ऑफिसर, समझो कि क्या चीजें आएंगी और कितनी आएंगी ये प्रोटीन अलाउ करेगा, ठीक है। और लिपिड है फैट, फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो फ्लूइड जो है वो लिपिड और प्रोटीन ये दोनों यहाँ पे है। ये जो लिपिड और प्रोटीन है ये आसानी से मूव कर सकते हैं, साइडवेज भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा इसको ऐसे समझो कि ये होते कैसे हैं। तो जैसे मान लो पानी है, ठीक है, एक तालाब है, और इस तालाब पे तुम टाइल्स ऐसे डाल दो बहुत सारे, तो ये टाइल्स क्या होंगे? उस तालाब पे तैरते रहेंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही ये लिपिड और प्रोटीन होते हैं, वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये ऐसे ही तैरते रहता है, ठीक है। अब मोजाइक क्या होता है? तो बेसिकली इसको बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे समझो कि लिपिड्स हैं,
लिपिड्स फैट मॉलिक्यूल्स पूरे भरे पड़े हैं। अब इनमें जो प्रोटीन है वो ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड है, प्रोटीन जो है वो इनमें एम्बेडेड है। एम्बेडेड कैसे है, जैसे केक के ऊपर बहुत सारे डॉट्स, हम मान लो चॉकलेट के डॉट्स लगा दें, तो क्या है कि हम एम्बेड कर दिया, हमने चॉकलेट्स को केक में एम्बेड कर दिया। ऐसे ही ये जो हमारा फ्लूइड है, ये जो हमारा ये लिपिड्स हैं, इन लिपिड्स में जो प्रोटीन है वो ऐसे अलग अलग तरीके से एम्बेडेड है। कैसे है, तो एज एन आइसबर्ग, किसी भी पानी में तुम आइसबर्ग देखोगे तो ऊपर तुम्हें टिप उसका इतना दिखता है लेकिन अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऐसे ही जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड्स में एम्बेडेड हैं, स्कैटर्ड हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं मोजाइक। अब इन दोनों के बेसिस पे लिपिड बाइलेयर क्या होता है, तो मेम्ब्रेन जो होता है उसमें दो लेयर है लिपिड के। अब ये दोनों लेयर क्या करते हैं, हर एक लेयर का एक हेड है एक टेल है। ठीक है, मान लो कि ये हेड हुआ ये टेल हुआ। हेड जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, मतलब कि ये वाटर लविंग है, इसको पानी पसंद है। जो टेल है वो है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये पानी से डरता है। ठीक है, फोबिक का मतलब डरना, तो ये पानी से डरता है, ये पानी से दूर रहेगा। तो जिसको पानी पसंद है वो आउटवर्ड फेस करेगा, मतलब वाटरी इन्वायरमेंट को, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों में ये पानी वाले पार्ट को फेस करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो इनवर्ड फेस करेगा जहां पे पानी नहीं हो। ठीक है, तो ये होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये क्या होते हैं। तो पहले डिफ्यूजन समझो। डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जहां पे कोई भी पार्टिकल ज्यादा है वहां से जहां पे कम है उसकी तरफ। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल समझो, मान लो कि एक टंकी है, दो टंकी है, एक में फुल पानी भरा हुआ है और दूसरे में सिर्फ इतना पानी भरा है। ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। इन दोनों को जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसमें से पानी तब तक इसमें जाएगा जब तक दोनों एक बराबर ना हो जाए। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल में जो मूवमेंट होता है ना, कि कोई भी सेल है तो इस सेल के बाहर चीजें जाएंगी, सेल से के अंदर चीजें आएंगी, तो तभी होंगी जब सेल के अंदर किसी चीज की कमी होगी। अगर कोई भी मान लेते हैं अभी के लिए, मान लो कि ए है, ठीक है, एक कोई सामान है ए, अगर ये सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आएगा। तो यही चीज यहाँ पे ऑस्मोसिस में होता है। डिफ्यूजन में जैसे परफ्यूम छिड़क दो रूम में तो किसी भी मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पूरे रूम में अभी फैल जाएगा। ठीक है, फिर ये गैसेस लिक्विड्स हर चीज में ये होता है, पार्टिकल का मूवमेंट ये सब चीज में होता है। ऑस्मोसिस सिर्फ इतना समझो कि सेम चीज सिर्फ वाटर में हो तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, अदरवाइज सब चीज डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस भी एक तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तो जैसे एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, तो जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों के दोनों सेम होते हैं, इक्वल अमाउंट होते हैं। मतलब इस केस में ना तो सेल से अंदर, सेल से बाहर कुछ जाएगा ना तो सेल के अंदर कुछ आएगा, क्योंकि दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का वो इक्वल है। ठीक है, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा और सेल में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। हाइपोटोनिक क्या होता है, जब सेल का जो एक्सटर्नल हो वो ज्यादा डाइल्यूट हो और सेल यहाँ पे क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा। इवन अगर हम एनिमल्स में देखें, अगर ये ज्यादा हो जाए तो सेल बर्स्ट भी कर जाता है, फट भी जाता है, इतना स्वेल कर जाएगा कि फट जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि इंटर, अब यहीं से आता है, नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। ठीक है, पहला था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था विच इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में सेम सेल होता है, सब में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंगल, बैक्टीरियल इन्हीं सेल्स में मिलता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, क्यों होता है, तो एक तो ये सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप,
अपराइट पोजीशन, ये सब में हेल्प करता है। मतलब ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड का मतलब कि ये जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीएस्केराइड है, ठीक है। ये किससे बनता है, जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ लिंक्ड होते हैं तब उससे ये सेल्यूलोज बनता है, ठीक है। तो उस सेल्यूलोज से ये सेल वॉल बना है और ये बहुत हार्ड होता है। तो इस हार्ड होने की वजह से, अब क्यों एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में है, इसका रीजन ये है कि एनिमल्स को हमेशा मूव करना है। हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, हम अपने बॉडी के शेप चेंजेस करते हैं, हम कभी ऐसे एकदम ऐसे घूम जाते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो इसलिए हमारे जो सेल्स हैं वो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जबकि जो प्लांट है उसको एक जगह खड़े रहना है, ठीक है। अब खड़े रहना तो उसमें क्या होगा कि अभी बहुत तेज आंधी आई तो हम लेट जाएंगे, तो हम बचे रहेंगे। प्लांट अगर वहां पे रहेगा तो उसको तोड़ देगा, वो प्लांट ऐसे एकदम झुक जाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जिससे कि वो स्ट्रांगली खड़ा रहे, अपराइट पोजीशन बना रहे। तो ये जो सेल वॉल होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं और ये टफनेस, रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको शेप एक प्रोवाइड करते हैं। रिजिड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। ये फुल्ली परमिएबल होता है, ये कभी भी किसी भी चीज को रोकता नहीं है, सबको आने और जाने देता है, जितना मन करे जो मन करे वो आए वो जाए। हाँ, ये किसी भी चीज को नहीं रोकेगा, ये सिर्फ यहाँ पे रुकते हैं, एसपीएम सिर्फ रोकता है, ठीक है। और ये सेलुलोज से बना होता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है, तो जब हम 8th क्लास में पढ़े होंगे कि रफेज, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जब हम सैलेड वगैरह खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, तो उनमें डाइटरी फाइबर होता है जिसको बोलते हैं रफेज, ठीक है। ये रफेज जो होता है फूड में, ये एक्चुअली में क्या करता है, तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी जो है डायरेक्टली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उसके लिए बनी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो रफेज मिलता है उस रफेज से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो एसिडिटी वगैरह होती है उन सब का दिक्कत नहीं होता। तो ये सेल्यूलोज, यही सेल्यूलोज हम खाते हैं, ठीक है, जिसमें से कि हमको रफेज भी मिलता है। फिर आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सपोज यहाँ पे दिया है, मान लो कि एक प्लांट सेल लो, उसको एक कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखो, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है, मतलब कि इसमें पानी कम है, शुगर वाले पार्ट सॉलिड्स ज्यादा हैं। इसमें जब तुम सेल को रखोगे तो सेल क्या करेगा, सेल से पानी बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जा करके और उस चीनी की तरफ, शुगर की तरफ पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेल से पानी ने एग्जिट किया तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अब प्लांट सेल वाले में क्या होता है कि एक्चुअल में ये सेल वॉल जो होता है वो श्रिंक नहीं करता, ठीक है। अगर मान लो सेल श्रिंक कर गया तो उस केस में तो अगर प्लांट सेल है तो सेल अगर उसके श्रिंक कर जाएंगे तो फिर प्लांट इतना बड़ा है तो ये छोटा होकर के इतना छोटा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके केस में, प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब ये श्रिंक करता है, जब पानी बाहर निकलता है तो ये श्रिंक तो किया लेकिन सेल वॉल नहीं किया, सिर्फ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अंदर वाले सेल ने श्रिंक किया। तो एक्चुअल में ये सेल जो है श्रिंक होकर के इतना छोटा हो गया। तो जो श्रिंक कर रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो और सेल मेम्ब्रेन, ये श्रिंक कर गए। और जब ये श्रिंक कर जाएंगे तो ये सेल वॉल से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कि जब सेल से पानी एग्जिट करता है, वाटर, तो सेल जो होता है वो इट श्रिंक्स एंड गोज अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो नेक्स्ट है हमारा जो सेल है उसमें एक तो आता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक आता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, यू का मतलब होता है मॉडर्न यानी कि नया, ठीक है। कार्योन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, तो जिसका पुराना न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक, जिसका मॉडर्न न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जब लाइफ बनना शुरू हुआ था ना, तो जितने भी आज के टाइम में मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सारे प्रिमिटिव से ही बने हैं, प्रोकैरियोटिक से ही बने हैं। तो सबसे जो पहले लाइफ बने वो उनका जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। फिर उनसे हम धीरे धीरे डेवलप होते गए तो आज के टाइम में यूकैरियोटिक सेल्स सब में मिलता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें कोई भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो इनका डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है
उसमें फ्रीली ऐसे मूव करता रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ट्रू एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस आता है इनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में? तो सबसे पहला है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है जो हमने देखा, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो इसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में होता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखें तो होते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। अगर हम सेल का डायमीटर देखें क्या साइज होता है, तो प्रोकैरियोट्स जनरली स्मॉल होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स जनरली लार्ज होते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखें तो यूजुअली ये यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स यूनि या फिर मल्टी दोनों हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोट्स में इसके एग्जांपल आ गए प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया सारे। ठीक है, फिर एक टर्म आता है साइटोस्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है किसी भी ढांचा, किसी भी, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में हड्डियां हमारी क्या है, स्केलेटन है, उसी हड्डी के बल पे हम खड़े हैं। सिर्फ मांस होता तो मांस के बेसिस पे हम ऐसे खड़े नहीं होते, हम गिर जाते। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो ये एक तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनके अंदर का इंटरनल स्केलेटन। ठीक है, नेटवर्क है बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स का, जिससे कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल का शेप, ये सब बना रहता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अंदर रॉड का एक बीम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टील बीम लगा हुआ है, ये कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर उसको सपोर्ट तो कर रहा है, दिखता नहीं है जल्दी। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, तो हमको ये जो साइटोस्केलेटन है ये देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो कभी कभी कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हो गए, एनर्जी स्टोरेज जिनको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हो गए, सिलिका पार्टिकल्स हो गए, तो ये सब भी साइटोप्लाज्म कभी कभी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये ऑर्गेनल्स नहीं है। अब सेल के अंदर जो भी चीजें हम उनको बोलते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ये एक तरीके से ऐसे समझो कि जो स्टोर्ड गुड्स होते हैं ना वेयर हाउस में, अभी यूज नहीं हो रहा है उनका। ठीक है, हाँ, वेयर हाउस में जो स्टोर्ड गुड्स होते हैं वो वही समझ लो इनको, कि बस रखे गए हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारा सेल इंक्लूजन तक हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब ऐसे समझो सेल के ऑर्गन्स, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, वैसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। सेल के अंदर पार्ट्स हैं जिसके थ्रू सेल काम करता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला आता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, पूरा का पूरा सेल क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किस चीज को क्या चाहिए, ये मतलब सेल का बेसिकली पूरा जो डिसीजन होता है ना, वो न्यूक्लियस लेता है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, जितना भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि हमारे माँ बाप से हमारे अंदर क्या क्या चीजें आई, ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारा हाइट कैसा है, आई का कलर कैसा है, डिजीज कौन से रजिस्ट कर सकते हैं हम, ये सारा इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जो न्यूक्लियस होता है उस पे एक डबल लेयर, 2 लेयर का मेम्ब्रेन होता है, और उसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी चीजें आती जाती हैं उनको आने जाने देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पे डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, पोर्स वाले, और ये जो पूरा खाली है ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके साइटोप्लाज्म और सेल के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीजें आएंगी जाएंगी, वो डबल लेयर मेम्ब्रेन के थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू आता जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये रॉड शेप के होते हैं जो कि सिर्फ तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, हम उनको देख नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, ये किससे बने होते हैं, ठीक है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। एक नॉर्मल क्रोमोसोम में, एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये अभी आगे ये भी पढ़ेंगे कि सेल भी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल सेल, जर्म सेल। तो जो हमारा नॉर्मल सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मल सेल और जर्म सेल क्या होता है, तो जितनी भी हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो नॉर्मल सेल से बनी हुई है। ठीक है,
जो हमारे फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस होते हैं, स्पर्म हुआ, एग हुआ, ये सब जर्म सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम, जर्म सेल में 23 क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं। क्रोमेटिन बहुत ही हार्ड एक मटेरियल होता है जो कि थ्रेड की तरह इसको दिखाता है। थ्रेड डीएनए कैसा दिखता है ना, ऐसे इस शेप का दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, जहां पे प्रोटीन सारी बनती हैं। ठीक है, ये टाइनी ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं उसी टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। दो जगह पे होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे, अगर ये साइटोप्लाज्म में, या तो ये फ्री रहेंगे। ठीक है, फ्रीली मूव करते रहेंगे, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, किसी भी दो जगह हो सकते हैं, क्ले दोनों जगह रहते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते रहते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का बनना, जैसे ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रोटीन वगैरह सब कुछ यहीं पे बनता है। एंजाइम, एक जितने भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम हुआ, एंटीबॉडीज हुआ, हेमोग्लोबिन हुआ, इंसुलिन हुआ, ये सब कुछ यही बनता है। ठीक है, अब इसमें देखो दो जगह पे थे, कुछ तो साइटोप्लाज्म में फ्री थे और कुछ ईआर पे अटैच थे। जो साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, वो जो चीजें बनाते हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं, वो सेल के खुद के यूज के लिए होता है। मतलब वो सेल से बाहर नहीं जाता, सेल उसको खुद ही यूज कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो रफ एंड मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो अटैच होते हैं, वो सेल के बाहर जाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि एक घर में दो किचन बना है। एक किचन में जो खाना बनता है वो घर के लोग ही यूज करते हैं, और एक बाहर हमने किचन बना रखा है जिससे जिससे कि हम बाहर जोमेटो के थ्रू बेचते हैं। ठीक है, तो बाहर जो बनता है वो है राइबोसोम्स पे अटैच्ड होता है, और अंदर जो खाना बनता है वो कौन सा है? तो जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट साइट ऑफ द सेल। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, एक तरीके से ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। ठीक, कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म में। इसको ऐसे समझो कि ये जो सेल है हमारा, इस सेल में यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे नेटवर्क फैले हुए हैं, जिसके थ्रू सारा का सारा जो प्रोटीन या फिर जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, वो सारी की सारी ट्रेवल कर रही है, हर जगह पे जा रही है। तो वही ये है। दो टाइप का होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है, जो आर ई आर है उसका सरफेस रफ होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, इसका रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। जो ये राइबोसोम्स हैं यहाँ पे, ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, रफ वाले पे। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इसी वजह से ये रफ दिखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे प्रोटीन का बनना और उनका सिक्रीट करना, ठीक है, ये सब होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है इसके सरफेस पे। ठीक है, इस वजह से ये स्मूथ दिखता है। यहाँ पे क्या होता है? तो जितने भी लिपिड्स और हॉर्मोन्स होते हैं, इनको सिंथेसाइज करना, इनको स्टोर करना, ये सब यहाँ पे होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे? लिवर सेल में। ठीक है, लिवर सेल में जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है, जितना भी हमारे अंदर खराब ब्लड वगैरह जो भी चीजें गई, उनको डिटॉक्सिफाई करके, उनको साफ करके बाहर भेजा गया। सिंथेसिस का मतलब होता है इनका बनना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पैकेज एंड मूवर। ठीक है, पैकर एंड मूवर। तो पैकेज करना और शिप करना इसका काम है। कैसा दिखता है ये? तो एक तो फ्लैट स्टैक होता है, फ्लैट और थोड़े बहुत कर्व्ड मेम्ब्रेन्स का, पाउचेस की तरह। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। ये क्या करता है? तो लिपिड और प्रोटीन, जो भी ईआर में लिपिड और प्रोटीन बनता है, उसको रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पे बना और बनने के बाद यहाँ आया, इसने उसको रिसीव किया, रिसीव करके उसको मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेज करना। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमारे पास रॉ बन के आती है तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर हम उसको अलग अलग करके उसको पैकेज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पैकेज करना और उनको छोटे छोटे स्मॉल मेम्ब्रेन बबल्स में बना देना, छोटे छोटे पाउचेज में बना देना। ठीक है, पैकेट्स में बना देना, जिनको हम बोलते हैं वेसिकल्स, और फिर उसको डिलीवर कर देता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली
कोई भी चीज तुमको दिया गया, जैसे मान लो तुमको बोला गया कि तुम पैकर एंड मूवर हो, तुम्हारी कंपनी है, तुम क्या करते हो, लोग जब घर शिफ्ट करते हैं तो तुम उनका सारा सामान पैक करके शिफ्ट करा देते हो। तो तुम क्या करोगे, तुम आओगे तो चेयर वाली चीजें एक जगह पे पैक करोगे, तुम शीशे वाली जगह चीजें एक जगह अलग जगह पे पैक करोगे, तो सेम चीज ये भी करता है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस। फिर आता है नेक्स्ट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लीन अप क्रू, ठीक है, या फिर सुसाइड बैग। क्लीन अप क्रू का मतलब कि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये करते क्या है, तो जितना भी ओल्ड प्रोटीन हुआ उसको ब्रेक करना, जितने भी ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं उनको और ज्यादा ब्रेक डाउन करना, जो फॉरेन मटेरियल्स बैक्टीरिया वगैरह अगर सेल में घुस गए तो उनको खत्म करना, ब्रेक डाउन करना। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सेल को क्लॉग कर देंगे, जाम कर देंगे। ठीक है, सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये टाइम टू टाइम इसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं, ताकि जो हमारा सेल हो वो हमेशा क्लीन, हेल्दी और एफिशिएंट रहे। ठीक है, इनको सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, अगर ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ, जैसे इनका भी एक लिमिट है कि डेली ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को ब्रेक डाउन कर पाएंगे। अगर उससे बहुत ज्यादा सेल में इकट्ठा होते गए और सेल क्लॉग हो गया, तो फिर ये बर्स्ट कर जाते हैं और ये सेल को मार डालते हैं। ठीक है, मतलब ये खुद ही अपने ही सेल को, जिस सेल के अंदर होते हैं, खुद ही उस सेल को बर्स्ट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सिर्फ प्लांट में होते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, तो इट इज ओनली प्लांट, ओनली फूड फैक्ट्री। ये होता क्या है बेसिकली, तो एक डबल, इसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो ये एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस के साइड पे मिलता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का मतलब कि जो प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, वही ग्रीन पिगमेंट सन से लाइट लेकर के और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें एक स्ट्रोमा होता है फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड होता है, ये क्या कंटेन करता है, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है जो कि क्लोरोफिल को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी शुगर बनाए जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी शुगर बनता है वो भी स्ट्रोमा में होल्ड किया जाता है, और इनका भी अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसके अलावा जो येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होल्ड करता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, तो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, पत्ते होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कई सारे कलर के होते हैं, तो वो यहाँ से आते हैं। और ये क्या करता है, तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स बेसिकली, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक फ्लावर से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो भी सीड्स वगैरह हैं, स्पर्म वगैरह है, वो सब ले जाना और ले आना, ये इनका काम होता है। ठीक है, पॉलिनेटर्स का। तो वो इन फूलों पे तभी आते हैं जब उनकी खुशबू होती है, जब उनके पास रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, तो वो उन पे ज्यादा जाकर के बैठते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है। ये क्या करता है, तो ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको होल्ड करना। ये कहाँ पे मिलता है, तो ये रूट्स में, किसी भी प्लांट के सीड्स में, और बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं होते हैं प्लांट्स के, वहां पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बेसिकली अगर तुम एक प्लांट का सेल देखोगे तो उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल है, इसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है इस वैक्यूल में। दूसरा, प्लांट में ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि 80 to 90% ऑफ द स्पेस जो सेल का है वो यही ले जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो ये जो वैक्यूल होगा टेम्पररी होगा और छोटा होगा कहीं किनारे में, मेन इसमें सेंट्रल में न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, जबकि प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, तो दोनों में अपोजिट होता है। तो प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और सेंट्रल में होता है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें वही है कि सेम जिस अमाउंट, जिस चीज का और जितने अमाउंट में आने जाने की जरूरत है उतना आने जाने देता है।
ये सेल सैप से भरा होता है, जैसे वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट, ये सब इसमें भरे होते हैं। अब क्योंकि ये फिल्ड होता है वाटर वगैरह से, प्रेशर में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसी की वजह से प्लांट्स के अंदर जो टर्जिडिटी आती है, जो रिजिडिटी आती है, फॉर्मनेस आती है, वो बना करके रखता है। बेसिकली अगर हम पानी डालेंगे तो ये ऐसा फूल के बना रहेगा, ठीक है। तो जब ये फूला रहेगा तो प्लांट्स को फॉर्म रखेगा, तो ये टर्गर प्रेशर होता है। अगर प्लांट्स के अंदर पानी नहीं है तो इसका मतलब वैक्यूल के अंदर भी पानी नहीं है, और जब वैक्यूल के अंदर पानी नहीं होगा तो वैक्यूल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, छोटा होगा, और जब श्रिंक करेगा तो प्लांट जो होंगे वो लिम्प करेंगे, वो सूखने लगेंगे हल्के हल्के, और प्लांट्स उसी टाइम पे अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है। एनिमल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही छोटा होता है और टेम्पररी होता है, ठीक है, हमेशा परमानेंट नहीं पाया जाता। और ये क्या काम करता है एनिमल्स में, तो वाटर को स्टोर करना, फूड वेस्ट को स्टोर करना, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब हमारी बॉडी तो पूरी सेल से बनी है, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे ज्यादा होते हैं, कैसे कम होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो जैसे कभी भी होता है ना, हमारी बॉडी में कहीं से भी कुछ कटा, हमारी बॉडी में कट लगा, हमारा थोड़ा सा मांस का टुकड़ा बाहर भी निकल गया, तो फिर से वहां पे नए सेल्स आ जाते हैं, नई बॉडी, हमारी जो नई स्किन है वो आ जाती है वापस से। इसके अलावा जैसे हेयर वगैरह हुआ, हमारे बाल गिर गए टूट के, ठीक है, फिर से वापस से आ जाते हैं। तो ये सब होता क्या है ना, कि ये सेल ही होता है जो फिर से आ जाता है। अब ये कैसे होता है, कि क्या ये सेल खुद ही बड़ा हो जाता है या फिर एक सेल दूसरे सेल को जन्म देता है, तो यही चीजें हमें पढ़नी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सेल्स जो होते हैं वो बड़े नहीं होते, वो डिवाइड करते हैं और फिर उनसे नए सेल्स बनते हैं। लगभग 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में डेली बनते हैं, डेली। लगभग हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स, हमारी बॉडी में टोटल लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और इसमें से 1% सेल जो है वो डेली नए नए बनते हैं, पुराने वाले खत्म होते हैं, नए वाले बनते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, और हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत बेटर होती रहती है, ठीक है। तो बिलियंस, 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में डेली बनते हैं और खत्म होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेल का ग्रोथ और डिवीजन है उसमें दो तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, तो बेसिकली ये नॉर्मल हमारा सेल का बॉडी का डिवीजन है। एक पेरेंट सेल से दो नए सेल्स, डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में बेसिकली ये जो पूरा हमारा बॉडी है जो दिख रहा है, ये इन्हीं सेल्स के थ्रू आता है, ठीक है। इनको नॉर्मल सेल्स भी बोला जाता है। तो इनमें होता क्या है कि इससे दो नए सेल बने, ये जो दोनों सेल होंगे ये जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होंगे, इनके सेम डीएनए होंगे, सेम क्रोमोसोम के नंबर्स होंगे। क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक नॉर्मल सेल में, तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, फिर सेम डीएनए होगा, सेम चीज आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा स्किन यहाँ का है वैसा ही यहाँ का भी है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के स्किन में है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ के भी स्किन में है। तो इसलिए हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे जो चेंजेस ना आए, इस वजह से जो पेरेंट सेल होता है उसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स उससे बनते हैं। ये किस काम के लिए आते हैं, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए। हम बहुत ही छोटे से एक इतने बड़े अगर हमारा ह्यूमन बॉडी एक बन जाता है तो ये ग्रोथ में यही वाले सेल्स काम आते हैं, रिपेयर के लिए भी यही काम आते हैं, कहीं से कट वट हुआ तो। हमारा पूरा का पूरा बॉडी सेल इसी सेल से बना है, ऐसे ही डिवाइड होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है सबसे छोटे, जब हम माँ के पेट में थे तो हम स्टार्टिंग में एक फर्टिलाइज्ड एग थे, बस एक सिंगल सेल, एक छोटे से एग से लेकर के अभी हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ तक का जो हमारा जर्नी है वो कैसे हुआ है, माइटोसिस के थ्रू। हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड होते गए, हम एक सेल से दो सेल बने, दो से चार, चार से आठ, ऐसे हम डिवाइड होते गए। मियोसिस क्या होता है, तो ये जर्म सेल में होता है। जर्म सेल में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 23, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो सिंगल सेल होता है उससे चार नए सेल आते हैं, चार नए डॉटर सेल आते हैं, ठीक है। हाफ क्रोमोसोम होता है उन सब में, और ये टू स्टेप का डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाफ क्रोमोसोम, इसको ऐसे समझो कि जो हमारे गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स बने, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इसके लिए ये काम करता है। इसमें होता क्या है, कहाँ पे बनता है ये, तो टेस्टिस में, ओवरीज में,
मेल में टेस्टिस में जैसे स्पर्म हुआ, ओवरीज में फीमेल में जैसे एग वगैरह हुआ, और एंथर्स प्लांट्स वगैरह में बनते हैं। इसमें होता क्या है कि मेल और फीमेल दोनों के हाफ हाफ क्रोमोसोम्स आकर के मिले, ठीक है, तो ये एक फुल क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, दो गैमेट कंबाइन होते हैं और दोनों के गैमेट कंबाइन होकर के एक टोटल 46 क्रोमोसोम का सेल बन जाता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, ये यही इंश्योर करने के लिए होता है कि पहला तो ये सेक्स सेल बनाता है, और दूसरा इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या, कि जो जीन्स हमारे माँ बाप के अंदर हैं 100% एग्जैक्टली हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है। अगर हम एग्जैक्टली अपने माँ बाप के जीन्स की तरह हमारे अंदर भी जीन्स आने लगे, तो हम आगे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस, बाकी जो चेंजेस आते हैं, वो उसको हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिटी चेंज आना बहुत जरूरी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये मियोसिस के थ्रू इंश्योर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो माइटोसिस में जो सेल का डिवीजन होता है उसमें अगर कोई एरर आ जाए, ठीक है, एरर कैसा आ सकता है कि नॉर्मली होता क्या है ना, कंटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि जब भी एक कोई सेल, दो सेल यहाँ पे हो और ये सेल ग्रो कर रहे हो, और ग्रो करते करते अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए, टच किया एक दूसरे को, तो ये वहीं पे रुक जाते हैं। सेल का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि सेल का ग्रोथ लिमिटेड है, अनलिमिटेड ग्रो नहीं कर सकता वो, तो वो रुक जाते हैं। और फिर बाद में कुछ टाइम बाद, इनका लाइफ भी बहुत लिमिटेड होता है, तो कुछ टाइम बाद वापस से ये डिवाइड होकर फिर से नए दो सेल बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंटेक्ट इनहिबिशन, मतलब कंटेक्ट होने पर रुक जाना। ठीक है, तो नॉर्मल यही होता है हमारी बॉडी में। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये रुकते नहीं है, ठीक है, ये उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं, इनमें एरर आ जाता है, तो उस केस में ये इससे कैंसर होता है। ठीक है, कि यही सेल्स हमारी बॉडी के जब इनडेफिनेटली ग्रो करना शुरू कर दें, तो ये कैंसरस हो जाते हैं। अगर ये बिनाइन है, मतलब अगर ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बाकी जगहों पे नहीं फैल रहा, तो ये नॉर्मल इसको बिनाइन बोलेंगे। मैलिग्नेंट क्या होता है कि अगर यही सेल बाकी जगहों पे भी फैलने लगा, तो इसको बोलते हैं कैंसरस सेल। ठीक है, तो जो कैंसर वगैरह होता है, ट्यूमर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ से आता है, तो जो हमारे सेल्स इनडेफिनेटली ग्रो करने लगते हैं, वो सिग्नल पे स्टॉप नहीं होते कंटेक्ट इनहिबिशन के बाद भी, तो उससे कैंसरस सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एरर हुआ माइटोसिस में, तो ट्यूमर, कैंसर, ये सब चीजें होती हैं। अगर मियोसिस में एरर हुआ तो क्या होगा, तो वहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है। मियोसिस में अगर एरर हुआ, मतलब माँ बाप से जो प्रॉपर डीएनए और प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी बच्चे के सेल में, वो नहीं आई। ठीक है, इसको एरर क्रोमोसोम 21 भी बोलते हैं। तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आई बच्चे के सेल में, अब इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं अगर मियोसिस में एरर होता है तो। इसके अलावा एक टर्म है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसका मतलब कि सेल के डेथ को प्रोग्राम करना। उसको ऐसे समझो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, उनका एक तरीके से प्रोग्राम करके उनको मारा जाता है। ठीक है, क्यों मारा जाता है, कब मारा जाता है, जैसे इसका एग्जांपल है, जब हम अपने माँ के पेट में थे, तो हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, ये ऐसे नहीं थी। ठीक है, हम जब एक छोटे से सेल से जब हम डिवाइड हो करके धीरे धीरे बड़े होते गए, तो ये प्रॉपर ऐसे हाथ नहीं बने थे, ये हम पूरा का पूरा एक सेल ही बनता जा रहा था। तो जैसे चमगादड़ का हाथ देखे हो ना, ये बीच में भी स्किन रहता है, ठीक है, ये चिपका रहता है। हमारे भी हाथ ऐसे ही रहते हैं, चमगादड़ की ही तरह ऐसे ही चिपके रहते हैं। ये जो यहाँ के जो सेल्स होते हैं, ये भी वैसे ही रहते हैं। फिर हम धीरे धीरे क्या होता है कि इन सेल्स को बीच में, ये जो सेल्स हैं, इनका डेथ होता है, प्रोग्राम्ड होता है कि इनको डेड होना ही है थोड़े टाइम के बाद। तो ये डेड हो जाते हैं, तो इसी, हाँ, डेड हो जाते हैं, इसी वजह से ये बीच में हमारी फिंगर्स के स्पेस आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रोग्राम करके इन सेल्स को नहीं मारा जाता, तो हमारे हाथ भी चमगादड़ की तरह होते हैं। ठीक है, ये उंगलियां जो होती हैं, ये सेपरेट नहीं होती हमारी। इसके अलावा आता है सेल कल्चर। सेल कल्चर क्या होता है, तो एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में और एक राइट टेम्परेचर और राइट पीएच के थ्रू, अगर किसी भी सेल को, नए सेल को, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, उसको ग्रो कराया जाए, तो उसको हम सेल कल्चर बोलते हैं। अब क्यों कराया जाता है, सेल कल्चर क्यों किया जाता है,
ताकि सेल के बिहेवियर को स्टडी किया जा सके, उससे हम वैक्सीन्स वगैरह बना सके, मेडिसिन प्रोड्यूस करें। बेसिकली सेल को और उसके बिहेवियर को और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें उनको स्टडी करना और उनको समझना और उनसे और डेवलपमेंट लाना, इसी को बोलते हैं सेल कल्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो माइटोसिस और मेयोसिस है और यहाँ पे जो एन टू एन ये जो डॉटर सेल है, ये पिछले वाला जो चैप्टर पढ़ाया था जब, तो उसमें भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे भी जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक में कोई डाउट?